नमस्कार दोस्तों। पृथ्वी अकेला ऐसा स्थलीय ग्रह है जिसके पास एक बड़ा उपग्रह है। शायद किसी वक्त वीनस इस बात का घमंड कर सकता था, जिसका उपग्रह मर्क्यूरी था, जो बाद में अपनी कक्षा से बाहर निकल गया। लेकिन ये केवल एक थ्योरी है। ये हमारा चैनल है। वैसे यही एक ऐसी जगह है जहां आप बहुत सारी दिलचस्प चीजें सीख सकते हैं। हमारे ग्रह पर चंद्रमा के प्रभाव को शायद ही कभी कम किया जा सकता है। वो पृथ्वी के लिए एक ढाल के रूप में काम करता है, जो गिरते हुए उल्का पिंडों के महत्वपूर्ण हिस्से को अपने ऊपर ले लेता है। हमारे ग्रह के अस्तित्व की शुरुआत में चंद्रमा अभी की तुलना में हमारे बहुत करीब था और इसकी ज्वार की लहरों ने पृथ्वी को गर्म कर दिया था। यानी चंद्रमा के बिना सब कुछ बहुत ज्यादा निराशाजनक होता। लेकिन ये हुआ कैसे? चलिए इसे एक साथ समझते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी, समानताएं और अंतर। हमारे उपग्रह की उत्पत्ति के मॉडल के बारे में बात करने से पहले संक्षेप में वर्णन करना आवश्यक है कि चंद्रमा और पृथ्वी में क्या आम है और वे कैसे भिन्न हैं। ये बाद में हमारी मदद करेगा जब हम विभिन्न आधुनिक परिकल्पनाओं की तुलना करेंगे। हाँ, तो फिर चंद्रमा का पृथ्वी से मुख्य अंतर उसका कम घनत्व है। ये इस वजह से है कि हमारे ग्रह के द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लोहे और निकल के एक विशाल कोर का है। चंद्रमा के पास बहुत छोटा कोर है जो उसके द्रव्यमान के 2-3% से ज्यादा नहीं है। चंद्रमा की संरचना में पृथ्वी के विपरीत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन जैसे कोई गैस नहीं है। लेकिन हमारा उपग्रह भारी धातुओं यूरेनियम, थोरियम, बिस्मथ, लेड, टाइटेनियम से समृद्ध है। चंद्रमा की क्रस्ट पृथ्वी की तुलना में कई गुना अधिक मोटी है। इसे इस प्रकार समझाया जा सकता है, जैसा कि आधुनिक विज्ञान बताता है, चंद्रमा एक बार पूरी तरह से पिघला हुआ पिंड था, लावा का एक अंतहीन महासागर, और फिर मेटल अंदर तक जम गया। पृथ्वी कभी पूरी तरह से पिघली हुई नहीं थी। बाकी सब मामलों में चंद्रमा की सतह और पृथ्वी का मेंटल समान है। वे एक जैसी चट्टानों से बने होते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन हस्ताक्षर पर ध्यान आकर्षित किया। सच्चाई ये है कि एक ही कक्षा में बने खगोलीय पिंडों की पपड़ी में ऑक्सीजन के 3 मुख्य आइसोटोप्स 16O, 17O और 18O का अनुपात एक जैसा होता है। पृथ्वी और चंद्रमा का एक ही ऑक्सीजन हस्ताक्षर है। बिग 3। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के पहले छमाही में आमतौर पर स्वीकृत 3 परिकल्पनाओं को बिग 3 में एकत्रित कर दी गई थी। ये फिशन, कैप्चर और को-एस्क्रिएशन के सिद्धांत हैं। 1878 में महान चार्ल्स डार्विन के पुत्र जॉर्ज डार्विन ने फिशन के हाइपोथेसिस का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने देखा कि पृथ्वी के घूमने की गति समय के साथ कम हो रही है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मेसोजोइक काल में एक दिन लगभग 21 घंटे के बराबर था। डार्विन ने सुझाव दिया कि पृथ्वी के निर्माण के शुरुआती चरणों में हमारा ग्रह इतनी तेजी से घूम रहा था कि इसका कुछ हिस्सा टूटकर दूर हो गया। भूविज्ञानी ऑस्मोंड फिशर ने इस सिद्धांत का समर्थन किया, ये सुझाव देते हुए कि प्रशांत महासागर उस जगह पर स्थित है जहां से चंद्रमा टूट गया था। ये परिकल्पना अंतरिक्ष उड़ानों की शुरुआत तक विज्ञान में सबसे मुख्य थी। चांद की मिट्टी का पहला अध्ययन इस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए किया गया था। चंद्रमा का पदार्थ वास्तव में हमारे मेंटल के समान है। हालांकि तब फिशन के सिद्धांत में समस्याएं सामने आने लगी। पहली बात ये कि पृथ्वी कभी पूरी तरह से पिघली हुई नहीं थी। दूसरी बात ये है कि अगर किसी चीज को इससे अलग करना हो तो उसे इसके 1-2 चक्कर प्रति घंटे की गति से लगाने पड़ेंगे, जो बिल्कुल अविश्वसनीय है। वास्तव में विभिन्न अनुमानों के अनुसार प्री कैम्ब्रियन काल में एक दिन 12-16 घंटों से कम नहीं था। अंत में लिथोस्फेरिक प्लेटो के बहाव के कॉन्सेप्ट ने इस हाइपोथेसिस के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अगर फिशर अपने समय के सभी वैज्ञानिकों की तरह फिक्सिज्म के एक पुराने मॉडल से प्रेरित हुए थे, तो आज हम जानते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेटें खिसकती रहती हैं और महासागरों के साथ महाद्वीपों का रूप हमेशा ऐसा नहीं था जैसे आज है। और फिर प्रशांत महासागर लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले बना था और किसी भी चंद्रमा का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरी थ्योरी बहुत लंबे समय तक डार्विन के भतीजे की पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर कब्जा करने की थ्योरी थी।
इस परिकल्पना के अनुसार हमारा उपग्रह किसी कहीं और सौर मंडल के किसी दूसरे भाग में या उससे भी आगे बना था और फिर हमारे ग्रह ने गुरुत्वाकर्षण द्वारा उस पर कब्जा कर लिया था। ऐतिहासिक समय में भी पृथ्वी की कई पौराणिक कथाओं में शायद एक ऐसे समय का संदर्भ है जहां चंद्रमा आकाश में नहीं था। दुर्भाग्य से आधुनिक ज्ञान के क्षेत्र में ये थ्योरी आलोचना के सामने खड़ी नहीं रह सकी। पहली बात तो ये कि लपके हुए उपग्रह, जैसा कि अब हम जानते हैं, आमतौर पर उल्टी दिशा में और बहुत लंबी कक्षा में घूमते हैं। दूसरी बात यह है कि वो सभी उपग्रह जो विज्ञान को मालूम है विशाल ग्रहों की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉइड्स हैं। उन ग्रहों की तुलना में जिन्होंने उन्हें पकड़ लिया था, उनका द्रव्यमान बहुत थोड़ा है। चंद्रमा काफी बड़ा है। यदि ये हमारे पास से गुजर रहा होता तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये पृथ्वी से टकरा जाता और फिर पृथ्वी और चंद्रमा के एक ही ऑक्सीजन हस्ताक्षर इस परिकल्पना के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। आखिर में बिग 3 में से तीसरी परिकल्पना सच के समान है और विडंबना ये है तीनों में से सबसे पुरानी। ये फिलोसोफर इमैनुअल कांट द्वारा 1755 में विकसित की गई थी। वो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से पृथ्वी और अन्य ग्रहों के गठन के विचार को बढ़ावा देते थे, एक सिद्धांत जो अब आम तौर पर स्वीकार किया जाता है। इस परिकल्पना से कांट ने निष्कर्ष निकाला कि जब पृथ्वी का गठन हुआ तो उसने हल्के कणों को अपने कक्षा में फेंक दिया, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। कांट का दृष्टिकोण ऑक्सीजन हस्ताक्षर और चंद्र सतह और पृथ्वी के कण के बीच के संबंध की अच्छी तरह से व्याख्या करता है, जिन्हें महान दार्शनिक नहीं जानते थे। हालांकि ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है कि पृथ्वी पर गैसों और चंद्रमा पर भारी धातु ज्यादा क्यों है। कोएस क्रिएशन की थ्योरी के अनुसार इसे उल्टा ही सच होना चाहिए। इसके अलावा इस सिद्धांत का एक और सच्चाई से खंडन किया जाता है। पृथ्वी जैसे बाकी स्थलीय ग्रहों का कोई अन्य उपग्रह नहीं है, जबकि होना चाहिए था। इसलिए हालांकि कांट की थ्योरी आधुनिक राय लेकर आगे बढ़ी थी, फिर भी उनसे गलती हुई। ग्रेट बॉम्बिंग। चंद्रमा के गठन के मामले में आधुनिक विचारों के अनुसार हमारा उपग्रह एक भयंकर प्रलय का नतीजा है, जो हमारे ग्रह के शुरुआती काल में हुई थी। दो मुख्य परिकल्पनाएं हैं, ग्रह के साथ थैया का टकराव और उल्का पिंड की बमबारी। पृथ्वी के साथ थैया के टकराने की परिकल्पना पृथ्वी के पास से गुजरने वाले ग्रह को मानती है, जो आकार में मंगल ग्रह से कम नहीं था। थैया हमारी कक्षा में किसी दूसरी जगह से गुजरना चाहिए था। जैसे जैसे पृथ्वी और थैया आकार में बढ़ते गए, वे एक दूसरे की ओर खिंचने लगे। ये इस तरह समाप्त हुआ कि थैया हमारे ग्रह पर रगड़ मारता हुआ गुजर गया था और सौर प्रणाली से बाहर निकल गया था। और इस टक्कर की वजह से पृथ्वी ने मेंटल का कुछ हिस्सा खो दिया, जो चंद्रमा में बदल गया। ये सिद्धांत हमें ज्ञात चंद्रमा के सभी गुणों की व्याख्या करता है। हालांकि गणना के अनुसार इस तरह के भयानक प्रलय के परिणाम स्वरूप पानी पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाना चाहिए था और पृथ्वी मर्क्यूरी या वीनस में बदल गई होती। इसलिए एक दूसरा दृष्टिकोण सामने रखा गया था, वो ये कि कोई थैया नहीं था, बल्कि शिशु ग्रह के अवशेषों बड़े एस्ट्रॉइड्स द्वारा पृथ्वी पर भारी बमबारी हुई थी। ऐसे प्रहारों के कुछ झटके पृथ्वी की युवा पपड़ी को तोड़ने और उपग्रह बनाने के लिए पर्याप्त मेंटल सामग्री को फेंकने के लिए तो पर्याप्त थे, लेकिन हमारे ग्रह को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। और आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। निश्चित रूप से चंद्रमा के गठन के दूसरे एक्सोटिक सिद्धांत भी हैं। उदाहरण के लिए एक परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के चारों तरफ छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स का छल्ला था, जो धीरे धीरे आपस में जुड़कर एक पिंड में बदल गए थे। लेकिन ये सिद्धांत किसी भी गंभीर वैज्ञानिक द्वारा समर्थित नहीं है और यहाँ इस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम कभी सच्चाई का पता लगा भी सकेंगे तो सबसे अधिक संभावना इस बात की है कि ये उन अवधारणाओं में से एक के करीब होगी जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया है। ये सब अभी सामने आना बाकी है। हमारे साथ रहें, मिलकर इस दुनिया को एक साथ देखें।